Hello student, today we are going to start the fifth chapter of class 12 geography and the chapter is primary activity. So let us first understand what is economic activity. So जैसे कि आपको पता है कि वो सारे व्यवसाय वो सारे काम जिससे हम लोग कुछ धन कमाते हैं या फिर पैसे कमाते हैं उनको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं और उसमें जो पहला है वो है प्राइमरी एक्टिविटीज। तो जैसे कि आपको पता होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग 4 इसमें कैटेगराइज करते हैं जिसमें पहला प्राइमरी एक्टिविटीज होता है, दूसरा सेकेंडरी एक्टिविटीज, थर्ड होता है टर्शियरी एक्टिविटीज और फोर्थ होता है क्वाटरनरी एक्टिविटीज। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले समझ लेते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज है क्या। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी जो अर्थ है और जो हमारा जो नेचर है उससे रिलेटेड हम लोग एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम डायरेक्टली हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करके हम लोग क्या करते हैं अर्न करते हैं। उन्हीं सारी एक्टिविटीज को हम लोग कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि आपको पता भी होगा हंटिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, पैस्टोरलिज्म हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर का काम हो गया और साथ में माइनिंग, ये सारे काम आते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में। अब इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है हंटिंग एंड गैदरिंग, इसको समझते हैं। तो ये माना जाता है हंटिंग और गैदरिंग हमारी धरती पर सबसे ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और अगर हम इस हंटिंग गैदरिंग की बात करें तो पहले अगर हंटिंग को देखें तो हंटिंग में हम लोग क्या करते हैं जो एनिमल्स है उनको हंट करते हैं उनका डिफरेंट पर्पस के लिए या फिर हमारे अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। गैदरिंग भी उसी प्रकार से, पर गैदरिंग में हम लोग प्लांट्स का भी कलेक्शन करते हैं, प्लांट को भी अपने यूज के लिए कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं ताकि हम प्लांट्स का भी इस्तेमाल कर सकें। तो इसमें प्लांट हंटिंग और गैदरिंग की बात करें तो ये वर्ल्ड के कुछ पार्ट में काफी पॉपुलर है। तो जैसे कि कुछ कंट्रीज है जैसे कनाडा हो गया, नॉर्दर्न यूरेशिया हो गया और सदर्न चाइना हो गया, ये कुछ कंट्रीज है जहाँ पे हंटिंग गैदरिंग बहुत बड़े पर्पस पे की जाती है, बहुत बड़ी स्केल पे की जाती है। सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर पैस्टोरलिज्म। और पैस्टोरलिज्म का मतलब होता है जब ह्यूमन बीइंग्स या फिर जब हम लोग क्या करते हैं जंगली जानवरों को उनको घरेलू बनाते हैं। इसकी शुरुआत इस प्रकार से हुई थी कि जो हमारे यहाँ के ह्यूमन थे शुरू में वो मोस्टली फूड के लिए डेली हंटिंग करते थे। अब जब कुछ और समय पास हुआ तो उनको लगा डेली हंटिंग से ज़्यादा बेटर है कि हम क्या करें जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दें। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पैस्टोरलिज्म, जिसमें हम लोग जंगली जानवरों को एक पर्टिकुलर रीजन में क्या करते हैं उनको डोमेस्टिकेट करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं ताकि वो हमारी लाइफ को ज़्यादा बेटर तरीके से हमारी हेल्प कर सके, हमारी जो लाइफ ज़्यादा ईजी हो सके। और इसके बाद दूसरा पैस्टोरलिज्म का पैस्टोरलिज्म में दूसरा ही टॉपिक आता है। पैस्टोरलिज्म में एक और टॉपिक आता है नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं जो जानवर है टोटली उनके ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो फूड के लिए हो, क्लोथिंग के लिए हो, चाहे किसी अन्य कार्य के लिए हो, चाहे वो किसी प्रकार चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए हो या फिर कोई भी जो अदर पर्पज है उसके लिए जो पीपल्स हैं वो टोटली एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। इसमें एक वर्ड यूज होता है ट्रांसह्यूमंस। तो ट्रांसह्यूमंस क्या है समझ लेते हैं। ट्रांसह्यूमंस में जो लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं। ये मोस्टली जो ऐसी जगहें जहाँ पे जो टेम्परेचर में वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा आता है, वहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है। अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझें तो इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो समर और विंटर के हिसाब से क्या करते हैं मूव करते हैं। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे अगर लोकल की बात करें तो यहाँ पे जो गुज्जर है जो बकरवालस है वो क्या करते हैं कि समर के टाइम पे क्या जाते हैं ऊपर साइड आ जाते हैं, इधर पहाड़ों की तरफ आ जाते हैं। तो उसी प्रकार आगे वो विंटर के टाइम पे फिर से वो लोग प्लेस की तरफ चले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसह्यूमंस कहते हैं। पैस्टोरलिज्म में एक दूसरा टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। ये जो एक्टिविटी है ये मोस्टली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज की जाती है, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए। इसमें हम लोग मोस्टली क्या करते हैं पर्टिकुलर किसी एक एनिमल्स को रेयर करते हैं या फिर उसको पालते हैं। इसमें मोस्टली हम लोग जिन एनिमल को रेयर करते हैं पालते हैं वो होते हैं जैसे शीप हो गया, कैटल्स हो गया, गोट्स हो गया और हॉर्सेज हो गया। इन एनिमल्स को हम लोग क्या करते हैं इसमें पालते हैं और हमारा इसमें मेन जो एम होता है वो प्रॉफिट गेन का होता है। और इसमें इन एनिमल को जो हम लोग रेयर करते हैं ये मोस्टली हम लोग किसके काम के लिए करते हैं, या तो मीट के लिए करते हैं
या तो हम लोग वूल्स के लिए करते हैं या फिर हम उनके स्किन के लिए करते हैं या फिर आप कह सकते हैं लेदर पर्पस के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस करते हैं और जानवरों को भी पालते हैं। तो एग्रीकल्चर का मतलब केवल कृषि करना नहीं होता है, एग्रीकल्चर में हम लोग जानवरों को भी पालते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में मेनली जो प्रोडक्शन होता है, जो हमारा आउटपुट होता है, जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, वो हम मेनली हमारे अपने कंज्यूम के लिए ही करते हैं, ना कि मार्केट में बेचने के लिए। और इसमें दूसरा टॉपिक है दैट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में ये एक ऐसा तरीका है खेती करने का जिसमें हम लोग काफ़ी प्रिमिटिव जो टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके खेती करते हैं। और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, कहीं पे इसको जूमिंग कहते हैं, कहीं पे मिल्पा, कहीं पे लदान कहते हैं। तो ये मोस्टली जो ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज है जहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, जैसे कि अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया और एशिया। नेक्स्ट टॉपिक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इस टाइप की कृषि है, जो खेती है, मोस्टली ऐसी जगहों पे किया जाता है जहाँ पे जो जनसंख्या है बहुत घनत्व होती है, उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए इस टाइप की खेती वहाँ पे की जाती है। इसमें दो टाइप है। पहला है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी। इसका मतलब है कि इसमें मोस्टली हम लोग जो राइस है, जिसको हम लोग चावल कहते हैं, उसका हम लोग इसमें प्रोडक्शन करते हैं। और इसमें जो दूसरा है जिसमें हम लोग राइस के अलावा, जिसको हम लोग देख सकते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप अदर देन पैडी। मतलब राइस के अलावा जो क्रॉप होती है उसको हम इसमें प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, सोयाबीन हो गया, बार्ली हो गया, इन सारी क्रॉप्स को हम लोग इसमें प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो प्लांट्स है उसके जरिए हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर का जो मेथड है ये मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहाँ जहाँ पे इन्होंने रूल किया है वहाँ पे इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें मोस्टली जैसे ब्रिटेन ने हमारे ऊपर रूल किया था, तो उनकी वजह से ही हमारे कंट्री में जैसे टी हो गई, उन्होंने ही यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसी तरीके से इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि टी होगी, कॉफी होगी, कोको हो गया, रबर हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया और बनाना हो गया। ये कुछ क्रॉप्स हैं जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम लोग को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। और इस टाइप के कल्टीवेशन में मेनली हम लोग जो हमारा एम होता है वो प्रॉफिट गेन का होता है, और मोस्टली हम लोग कमर्शियल पर्पस के लिए इस टाइप की एग्रीकल्चर को करते हैं। इसमें जो हम लोग जिस क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं वो है बीट्स हो सकती है, कॉर्न हो सकती है और बार्ले। इसमें हमारा मेन केवल प्रॉफिट गेन का ही होता है। इसमें दूसरा है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं उसमें हम लोग दो टाइप के क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें फूड और फूड दोनों का ही यूज किया जाता है या फिर ग्रो किया जाता है। मतलब हमारे लिए खाना और जो हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल हैं उनके लिए चारा, दोनों ही इसमें प्रोड्यूस किया जाता है। और ये काफी कैपिटल एक्सटेंसिव फार्मिंग है, इसमें बहुत सारा जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग आपने पहले भी सुना होगा। इसमें जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, उसका हम इसमें प्रोडक्शन करते हैं एक बहुत बड़े स्केल पे। और ये जो मेथड, ये जो फार्मिंग है डेयरी फार्मिंग, ये जो मोस्टली वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज यहाँ पे इसको बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि कनाडा हो गया, यूरोप हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड हो गया। जिन कंट्रीज में डेयरी फार्मिंग है वो बहुत बड़े स्केल पे कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक मेंटेनिंग एग्रीकल्चर। यह एक आधुनिक कृषि का एक एग्जाम्पल है। मोस्टली मेंटेनिंग एग्रीकल्चर जो मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास वाले जो कंट्रीज हैं वहाँ पे ये किया जाता है, जिसमें जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो नॉर्थ जो अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वहाँ पे मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर किया जाता है। इसमें मोस्टली जो फ्रूट्स हो गए, जो वेजिटेबल्स है, इसको बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है। और ये काफी क्या है, एक आप कह सकते हैं कि काफी कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसमें काफी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसमें दूसरा है, इसी में एक वर्ड है विटिकल्चर। विटिकल्चर का मतलब होता है जब जो ग्रेप्स है उनको एक बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड विटिकल्चर। और मोस्टली अगर हम मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रेप्स होता है, जो फ्रूट्स है, इसको बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है और इसकी जो क्वालिटी है यहाँ पे ग्रेप्स की
काफ़ी बहुत ही बेहतरीन है, काफ़ी उत्तम है। इसी कारण से वर्ल्ड की जो सबसे बेस्ट जो वाइन्स होती हैं वो यहीं पे प्रोड्यूस की जाती है। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर मोस्टली जो इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है ये जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ पे इसको किया जाता है। आप कह सकते हैं जो मोस्टली जो वेरिएबल क्रॉप्स होती है जिसमें फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, इन सारी क्रॉप्स का इसमें प्रोडक्शन होता है। और मोस्टली ये जो एग्रीकल्चर है इसको डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में ही किया जाता है, जैसे कि अर्बन एरिया। और अर्बन एरियाज में इसको जो नियर बाय जो प्लेसेज होते हैं वहाँ पे इस तरीके की जो एग्रीकल्चर है इसको किया जाता है, ताकि वहाँ पे जो बहुत बड़ी जो जनसंख्या है उसकी जो डिमांड है उसको वहाँ पे फुलफिल किया जा सके। और जो ये मोस्टली जो ये एग्रीकल्चर है ये मोस्टली डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे ये देखी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक कॉर्पोरेशन फार्मिंग। कॉर्पोरेशन फार्मिंग जो मेथड है इसमें फार्मर ग्रुप्स बना लेते हैं। और ग्रुप्स बनाने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जो उनके जो रिसोर्सेज है, जो उनके पास जो लैंड है, जमीन है, उसको वो सब लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मतलब वो अलग अलग उसमें खेती नहीं करते, वो सारी जमीन को एक साथ मिला लेते हैं और उसमें एक साथ वो लोग काम भी करते हैं। उससे जो भी आउटपुट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, उसको इक्वली एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग जो है ये सोवियत यूनियन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और आपको पता होना चाहिए सोवियत यूनियन क्या है, एक ग्रुप था कंट्रीज का जिसमें रशिया हो गया और साथ में कुछ उसके साथ जो और कंट्रीज थे उनका एक ग्रुप था। ये सोवियत यूनियन द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें सोवियत यूनियन ने वहाँ के जहाँ जहाँ वो रूल करते थे वहाँ के जो फार्मर्स थे उनकी जमीन की उनसे ले ली थी, उन्हीं के प्रॉफिट के लिए उनसे वो जमीन ले ली थी। और उसको अलग अलग जमीन अलग अलग पैचेस में ना बांट के उसको एक बहुत बड़े लैंड पे उन्होंने उसको एक बना दिया था। मतलब एक बहुत बड़ा लैंड उन्होंने बना दिया था। उस लैंड पे सोवियत यूनियन ने जो वहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हीं को वहाँ पे कल्टीवेशन करने को कहा। और उसके बाद जो भी वहाँ पे जितना भी प्रॉफिट होता था उस जमीन से, वो जो जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको उन फार्मर के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। बट ये जो कलेक्टिव फार्मिंग है अब इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, क्योंकि सोवियत यूनियन 1991 में ब्रेकडाउन हो गया था। तो मोस्टली अब कोई भी जो लोग है इस कलेक्टिव फार्मिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर माइनिंग। तो माइनिंग हमें भी पता है, माइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारी अर्थ के इंटीरियर से जो इम्पोर्टेंट जो हमारे प्रीशियस मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। किसी तरीके से डिगिंग करके, ड्रिलिंग करके और ब्लास्टिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको निकालते हैं। और जो माइनिंग है वो मोस्टली आप ये मानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि 1760s के बाद माइनिंग को हमने बहुत बड़े स्केल पे यूज करना सीखा था पूरे वर्ल्ड वाइड। ऐसे नहीं कि केवल इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो माइनिंग जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि 1760s के बाद ही बहुत बड़े स्केल पे किया जाने लग गया था। और उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द माइनिंग एक्टिविटी, तो वो कौन से फैक्टर हैं जो माइनिंग को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है उसमें अगर हम देखें वो है साइज एंड द क्वालिटी ऑफ मिनरल फाउंड इन अ प्लेस। मतलब किसी भी जगह जहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे पाए जाने वाले मिनरल्स उसकी क्या क्वालिटी है, वो कितने साइज में वहाँ पे उपलब्ध है। दूसरा होता है उसमें कि जहाँ पे हम लोग माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी वहाँ पे एडवांस है, या फिर वहाँ पे उस मिनरल्स की कितनी डिमांड है, साथ में वहाँ पे लेबर चीप लेबर होनी चाहिए, साथ में ट्रांसपोर्टेशन। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी जगह पे जो माइनिंग हम कर रहे हैं उसको इफेक्ट करते हैं। उसमें लास्ट है मेथड ऑफ माइनिंग। तो मेथड माइनिंग मतलब हम लोग माइनिंग को किस किस तरीके से करते हैं। तो माइनिंग के दो ही मेथड हैं, एक होता है सरफेस माइनिंग, दूसरा होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। तो सरफेस माइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे अर्थ के सरफेस से ही हम लोग इजीली क्या करते हैं, जो मिनरल्स है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा होता है, और इसमें ये भी है जो सरफेस माइनिंग है ये काफी चीप होती है इसके मुकाबले, अंडरग्राउंड माइनिंग के मुकाबले। इसमें जो नेक्स्ट है वो है अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, केव्स बना करके, होल्स करके, डिग करके, ड्रिल करके जो मिनरल्स हैं उनको अर्थ के अंदर से क्या करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो माइनिंग है काफी महंगी होती है, काफी आप कह सकते हैं इसमें काफी पैसा खर्च होता है। साथ में जो अंडरग्राउंड माइनिंग है ये क्या काफी खतरनाक भी मानी जाती है, क्योंकि उसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। सो दिस इज योर चैप्टर एंड इट इज ओवर नाउ।